हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। Sources of energy, right? What do you understand by sources? A source of energy is that which is capable of providing enough useful energy at a steady rate over a long period of time. कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी उसे बोलेंगे अगर कहीं से भी हम एनर्जी लगातार लंबे समय से क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, वो सोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? सोर्स ऑफ एनर्जी। अब गुड सोर्स किसे बोलेंगे? सेफ एंड कन्वीनियंट टू यूज। एक ऐसा सोर्स जो सेफ हो और कन्वीनियंट इजीली हम उसे यूज कर पाए, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर हाईली ट्रेंड इंजीनियर। तो न्यूक्लियर एनर्जी एक ऐसी एनर्जी सोर्स है जो हाईली ट्रेंड इंजीनियर ही उसे मतलब यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज एक नॉर्मल पर्सन नहीं यूज़ कर सकता। विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट इजी टू ट्रांसपोर्ट, फॉर एग्जांपल कोल, ऐसा सोर्स जो इजी टू ट्रांसपोर्ट करना उसका इजी हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम आसानी से ले पाए। फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी एक्सेट्रा। इजी टू स्टोर, मतलब उसे स्टोर करना भी ईजी हो। फॉर एग्जांपल ह्यूज स्टोरेज टैंक आर रिक्वायर्ड टू स्टोर पेट्रोल। पेट्रोल को स्टोर करने के लिए हमें बहुत बड़े बड़े टैंक चाहिए, डीजल को, एलपीजी को। तो ईज़िली हम क्या कर सकें, स्टोर कर सकें। ऐसे मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी भी ठीक रहते हैं। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इट शुड बी सस्टेनेबल, मतलब सस्टेनेबल हो। एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब लंबे टाइम तक रहे वो सोर्स और उसे बार बार हम यूज कर सकें, ऐसा सोर्स होना चाहिए। इट शुड हैव अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी हम क्या कर पाएंगे, कंज्यूम कर पाएंगे, वहाँ से विड्रॉ कर पाएंगे। इट शुड बी इजीली असेसिबल, आसानी से यूज कर सके। एंड प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे टाइम के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी वहाँ से ले पाए। इट शुड नॉट कॉज एनी पोल्यूशन, तो वातावरण को भी दूषित ना करे, ऐसा सोर्स होना चाहिए। नेक्स्ट, दो तरह के सोर्स होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नाउ, और रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वैसे नॉर्मली पता ही है सबको। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज विच आर इनएग्जॉस्टिबल, ऐसे सोर्स जो कैसे हो भाई, इनएग्जॉस्टिबल सोर्स हो, दैट इज विच कैन बी रिप्लेस्ड एज वी यूज दैम, जिसे अगर हम उसे यूज कर लें तो बार बार हम उसे यूज कर सके, उसकी जगह कोई दूसरी चीज यूज कर सके, वहां से एनर्जी आ सके। एंड कैन बी यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी अगेन एंड अगेन, और ऐसा सोर्स जहाँ से हम एनर्जी कंज्यूम भी कर ले, यूज़ भी कर ले, और दोबारा फिर बहुत सारे एनर्जी वहाँ से यूज़ कर ले, ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या बोलेंगे? रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोलेंगे। मतलब इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी जहाँ से हम एनर्जी बार बार कंज्यूम कर रहे हैं, ले रहे हैं, लेकिन वो एनर्जी ख़त्म नहीं हो रही और वो एनर्जी ईजिली अवेलेबल हो रही है, हमें मिल रही है, तो ऐसे सोर्सेज को क्या बोलेंगे? रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोलेंगे। एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फर्स्ट सोलर एनर्जी, सनलाइट ऑलरेडी हमें मिलती है डेली अर्थ सरफेस के ऊपर, क्या करती है, फॉलो रेडिएशन की फॉर्म में, तो डेली हम यूज़ कर सकते हैं और वो ख़त्म न होने वाली चीज़ है। विंड एनर्जी। नेक्स्ट, वाटर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी से बोलते पानी अर्थ सरफेस 70% है, तो पानी की एनर्जी भी यूज़ कर सकते हैं। जियो थर्मल एनर्जी, धरती पर थर्मल हीट की वजह से जो एनर्जी है वो यूज़ कर सकते हैं। ओशियन एनर्जी, महासागर सागर के अंदर जो एनर्जी है वो यूज़ कर सकते हैं। बायोमास एनर्जी, बायोमास का मतलब जो लिविंग बीइंग से हम हमें चीज़ें मिलती है उसे मतलब उन सोर्सेज से भी हम एनर्जी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे फायरवुड हो गया, एनिमल डंग हो गए, मतलब गाय भैंस का गोबर हो गया, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो गए फ्रॉम द सिटीज, एंड क्रॉप ट्रेजरी कंसिडर्स बायोमास। क्रॉप ट्रेजरी मतलब फसल से जो चीज़ बच गई वहाँ से भी एनर्जी यूज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, ले सकते हैं हम। दैट आर ऑल्सो सोर्स ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट, एडवांटेजेस क्या है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की, तो चेक करते हैं भाई। फर्स्ट एडवांटेज हमारे पास है, दीज आर सोर्सेज विल लास्ट एज लॉन्ग एज द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन। जब तक अर्थ सन से लाइट रिसीव करती रहेगी, जब तक अर्थ सन से जो प्रकाश है, लाइट एनर्जी लेती रहेगी, तब तक ये सोर्स रहेंगे। दीज सोर्स आर फ्रीली अवेलेबल, ये सोर्स आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, मिल जाते हैं। दीज सोर्सेज डू नॉट कॉज एनी पोल्यूशन, ये सोर्स कोई भी पोल्यूशन, कोई भी प्रदूषण मतलब कॉज नहीं करते, इनसे कोई भी प्रदूषण नहीं होता अर्थ सरफेस पर। नेक्स्ट, फर्स्ट हमारी सोलर एनर्जी है, ठीक है। हम यहाँ सोलर एनर्जी पढ़ेंगे भाई।
सन इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, इनॉर्मस एनर्जी। सन क्या है भाई, इनॉर्मस एनर्जी का सोर्स है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है और वहाँ से हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी कंज्यूम कर सकते हैं। इट इज़ ए फ्यूजन रिएक्शन। अब सन के अंदर ये एनर्जी आई कहाँ से? सन के अंदर फ्यूजन रिएक्शन हो रही है, ठीक है, और उस फ्यूजन रिएक्शन से एनर्जी रिलीज हो रही है। और एट ए डिस्टेंस ऑफ 150 टू 10 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से इतनी डिस्टेंस पर सन है हमारा। इट इज़ प्रोबेबल द एज इज़ 4 टू 6 इंटू 10 की 109 ईयर। तो लगभग इतने साल इसकी एज हो सकती है। एंड इज एक्सपेक्टेड टू रेडिएट एनर्जी फॉर अनदर 5 इंटू 10 ईयर्स। तो इतने साल तक और ये इसी तरीके से एनर्जी रेडिएट करता रहेगा, सोलर एनर्जी, सनलाइट या फिर रेडिएशन के फॉर्म में। द एनर्जी फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। जो एनर्जी सन से मिल रही है किसकी फॉर्म में भाई? रेडिएशन की फॉर्म में, उसे क्या बोलेंगे? सन एनर्जी बोल देंगे या फिर सोलर एनर्जी बोल देंगे। नेक्स्ट, सम इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ सोलर एनर्जी। कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट देखते हैं। द सन इज रेडिएटिंग एनर्जी एट अ रेट ऑफ 4.5 1023 किलो जूल पर सेकेंड। तो इतनी रेट, एक सेकेंड में इतनी एनर्जी अर्थ सरफेस पे आ जाती है। इट्स पावर इज 4.5 10 की पावर 2 किलोवाट। तो इतनी पावर हो सकती है इसकी। द सन रेडिएट एनर्जी इन ऑल डायरेक्शन इन स्पेस। भाई जहाँ भी स्पेस है, चाहे सन के चारों तरफ कितने भी प्लैनेट हो, अर्थ हो, कुछ भी चीज़ हो, हर जगह वो क्या करता है? अपनी एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में क्या करता है? रिलीज करता है, मतलब छोड़ देता है। द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम रिसीव्स ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ दिस एनर्जी। तो इसका बहुत ही कम अमाउंट अर्थ या फिर दूसरे प्लैनेट सन सोलर एनर्जी का बहुत ही कम अमाउंट क्या कर पाते हैं? रिसीव कर पाते हैं, ले पाते हैं। द अर्थ इंटरसेप्ट ओनली अ स्मॉल पार्ट। बहुत ही कम पार्ट ले पाते, कितना? 0.5 सॉरी 0 to 5 बिलियंस ऑफ टोटल रेडिएशन ऑफ सन। सन की टोटल रेडिएशन का कितना भाई? 0 से 5 बिलियंस पार्ट ही अर्थ के ऊपर पहुंच पाता है। किसका? सोलर एनर्जी का पार्ट। इफ ऑल द एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन could be used to heat the ocean of the earth। अगर हम पूरी पूरी जितनी भी सन एनर्जी है जो रेडिएशन के फॉर्म में निकल रही है, सारी की सारी एनर्जी को हम हीट अप करा, मतलब हमारी अर्थ सरफेस जो ओशन उसे हीट कर दे, गर्म कर दे, दे टेम्परेचर वुड राइज फ्रॉम फ्रीजिंग पॉइंट टू द बॉइलिंग पॉइंट इन लेस देन 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में ही जितने भी ओशन है उन सब का पानी उबलना स्टार्ट कर देगा। इतनी ज़्यादा एनर्जी है हमारे सन के पास। इट इज़ बिलीव्ड दैट just 0 to 1%, कितने भाई? 0 to 1% of the energy that reaches the earth's planet energy requirement can easily be fulfilled। जो सन की ये जो एनर्जी है, सिर्फ और सिर्फ 0 to 1% ऑफ द एनर्जी हमारी अर्थ सरफेस पर पहुंचती है और उसी एनर्जी से अर्थ या फिर जितने भी प्लैनेट्स हैं रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो जाती है। सॉरी, अर्थ के ऊपर मतलब जितनी एनर्जी पहुंचती है, इस अर्थ ग्रह की, धरती पृथ्वी की सारी फुलफिलमेंट सारी भी रिक्वायरमेंट जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं वो इसी एनर्जी से क्या हो जाती हैं? पूरी हो जाती हैं। द सोलर एनर्जी दैट रीचेज द अर्थ सरफेस इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ, पूछा जा सकता है भाई जो सोलर एनर्जी है अर्थ सरफेस पर किस फॉर्म में पहुंचती है? एक तो इंफ्रारेड फॉर्म में पहुंच सकती है भाई, ठीक है, या फिर विजिबल लाइट की फॉर्म में पहुंच सकती है। या तो इंफ्रारेड या फिर विजिबल लाइट, इन दो फॉर्म में ही अर्थ सरफेस तक सोलर एनर्जी रीच करती है, पहुंचती है। नाउ एडवांटेजेस क्या है सोलर एनर्जी की, वो चेक करते हैं। इट इज़ अवेलेबल इन अबंडेंस, बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है अर्थ सरफेस पर। दैट इज़ टू दैट टू विदाउट कॉस्ट, बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी खर्चे के। इट इज़ पॉल्यूशन फ्री, बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री है, मतलब पॉल्यूशन तो होता ही नहीं सनलाइट से, सोलर एनर्जी से। इट इज़ नो, अब लिमिटेशन चेक कर लेते हैं सोलर एनर्जी की क्या है। इट इज़ नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ के ऊपर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मतलब हर जगह जो सोलर रेडिएशंस है उसका अमाउंट सेम नहीं पहुंचता। सेम सनलाइट अर्थ के हर सरफेस पर नहीं पहुंच पाती, अर्थ के हर पार्ट पर, हर
हिस्से पर नहीं पहुंच पाती। सेकेंडली कई बार तो हमारा सीजन के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर सीजन क्लाउडी है, डे क्लाउडी है, तो वहाँ पर सनलाइट अवेलेबल होगी नहीं, ये भी इसकी क्या है, लिमिटेशन है। एंड बिकम्स अनअवेलेबल व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद क्लाउड, अगर क्लाउड घने सारे बादल हैं तो सनलाइट अर्थ सरफेस पर नहीं पहुंच पाएगी। अ लॉट ऑफ कॉस्टली इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स आर रिक्वायर्ड टू पुट सोलर एनर्जी टू प्रैक्टिकल यूज, सोलर एनर्जी को प्रैक्टिकल यूज में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे इक्विपमेंट लगाने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, सोलर प्लेट लगाने पड़ेंगे, सोलर सिस्टम लगाने पड़ेंगे, तब जाके हम सोलर एनर्जी को प्रैक्टिकल यूज़ में क्या कर पाएंगे, मतलब प्रैक्टिकली उसे यूज़ कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें सोलर से एनर्जी से लाइट बनानी है तो हमें सोलर सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, सोलर पैनल हमें लगवाने पड़ेंगे। ठीक है, नाउ सोलर कांस्टेंट, अब सोलर कांस्टेंट क्या होता है? सोलर कांस्टेंट इज द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन इंसिडेंट normally per second on 1 meter square area of a perfectly black surface at a distance of earth from the sun। मतलब सन से अर्थ सन से अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है, मेन डिस्टेंस, उतनी डिस्टेंस पर एक परफेक्टली ब्लैक सरफेस है, उसके ऊपर जो सोलर रेडिएशन नॉर्मली का मतलब परपेंडिकुलरली 90 डिग्री के एंगल पर गिर रही है, इंसिडेंट हो रही है पर सेकेंड ऑन 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 1 सेकेंड के अंदर नॉर्मली ब्लैक सरफेस के ऊपर कितना अमाउंट सोलर रेडिएशन का गिर रहा है, उसे क्या बोलेंगे, सोलर कांस्टेंट बोल देंगे। आई होप समझ आ गया होगा। सोलर कांस्टेंट इज दैट अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन विच इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ ब्लैक सरफेस ऑन द अर्थ एट ए मीन डिस्टेंस ऑफ सन एंड अर्थ पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर 1 सेकंड में कितनी सोलर रेडिएशन की एनर्जी गिरती है, लेकिन वो सरफेस ब्लैक सरफेस होनी चाहिए और उसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस पर होनी चाहिए। तो हम बोल सकते हैं सोलर एनर्जी रिसीव्ड किसके को लगा भाई, सोलर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट इज 1 to 4 किलो जूल पर सेकंड, 1 से 4 किलो जूल पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर हो सकता है, या फिर अगर पावर की बात करें 1 to 4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, इतनी पावर हो सकती है ना। कुछ पॉइंट्स है जो वर्थ नोटिसिंग है किसके बारे में, सोलर कांस्टेंट के बारे में। मतलब ये ऐसा कांस्टेंट नहीं है जैसे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, ये ऐसा कांस्टेंट नहीं है। मतलब इसकी वैल्यू अर्थ अलग अलग अर्थ सरफेस वैरी करती रहेगी, बदलती रहेगी। ठीक है, द सोलर कांस्टेंट इज नॉट अ कांस्टेंट इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द वर्ड कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म नहीं है। इट इज नॉट अ कांस्टेंट लाइक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जैसा नहीं है, स्पीड ऑफ लाइट जैसा नहीं है। ठीक है, नाउ सिंस द सन अर्थ डिस्टेंस वैरीज, so कि अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस कुछ हद तक बदलती है, 6% ओवर द कोर्स ऑफ द ईयर, लगभग 6% बदल जाती है एक साल में। सोलर कांस्टेंट वैरीज फ्रॉम 1 to 308 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर टू 1 to 398 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। तो इतना बदलाव होता है सोलर कांस्टेंट में, इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती है। इस अर्थ और सन के डिस्टेंस के बीच की भी डिपेंड करती है उस रेडिएशन कितनी पर गिर रही है उस ब्लैक बॉडी सॉरी ब्लैक सरफेस पर, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। नाउ अबो वैल्यू ऑफ द सोलर कांस्टेंट अप्लाई टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये वैल्यू देखी हमने एटमॉस्फेयर के टॉप पर अप्लाई होती है। द एटमॉस्फेयर रिड्यूस इट्स वैल्यू अप टू कितनी, 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर इन ऑन ए क्लियर डे, तो इतनी वैल्यू कम भी हो सकती है। एंड ए फ्यू वाट ऑन द ओवरसेट डे ऑन द अर्थ सरफेस, और कुछ वाट और भी कम हो सकती है सरफेस पर। तो ठीक है, अर्थ की सरफेस पर इससे वैल्यू कुछ कम हो सकती है, जैसे 1 to 308 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर था, 1 to 398 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर था, इससे कुछ वैल्यू कम होगी क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर के टॉप पे है, अर्थ का जो वातावरण है उसके टॉप पर है। जैसे एटमॉस्फेयर से नीचे आएंगे उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। कितनी कम, 1 किलोवाट हो सकती है, उससे कुछ वाट हो और भी कम हो सकती है अगर बात करें अर्थ सरफेस की। ठीक है, इवन ऑन ए क्लाउडलेस डे, इवन ऑन ए क्लाउडलेस डे, अगर क्लाउडलेस मतलब क्लाउडी डे नहीं है, द सोल वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट ऑन द अर्थ सरफेस
इज लेस, थोड़ी सी कम होगी बिकॉज द ओजोन इन द अपर एटमोसफेयर एब्जॉर्ब मच ऑफ द यूवी रेज, क्योंकि ओजोन लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर में। अब ध्यान रखना, ओजोन लेयर किस में होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। वो क्या कर देती है? यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से जो सोलर कांस्टेंट की वैल्यू है थोड़ी सी कम मिलेगी, इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। अ नॉलेज ऑफ वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट एनेबल्स, अब सोलर कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम पता है तो क्या कर सकते हैं? दे एस्टिमेट द सोलर एनर्जी रिसीव्ड पर बाय एन एरिया, मतलब उस एरिया के अंदर कितनी सोलर एनर्जी आ रही है वो बता सकते हैं। कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ द सन, सन का टेम्परेचर भी बता सकते हैं। किसके बेसिस पर बता सकते हैं भाई? सोलर कांस्टेंट के बेसिस पर हम सन का टेम्परेचर भी बता सकते हैं। किसके बेसिस पर? सोलर कांस्टेंट के बेसिस पर। और बता सकते हैं कि कितनी सोलर एनर्जी किसी पर्टिकुलर एरिया में आ रही है। किसके बेसिस बता सकते हैं? सोलर कांस्टेंट के बेसिस पर। नाउ विंड एनर्जी, विंड द मोशन ऑफ द एयर अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड विंड, मतलब हवा जब बहने लगती है उसे क्या बोल देते हैं? विंड बोल देते हैं। इन शॉर्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, हम बोल सकते हैं शॉर्ट में अगर हवा बह रही है तो वो विंड है। द मोशन ऑफ एयर अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड विंड। द मैरिट्स ऑफ विंड एनर्जी, विंड एनर्जी की बात करेंगे। नाउ मैरिट्स क्या होंगे विंड एनर्जी? यदि हवा के वजह से जो एनर्जी मिलती है उसे विंड एनर्जी बोल देते हैं। हवा के बहने की वजह से फर्स्ट इट इज नॉन पॉल्यूटिंग, पॉल्यूट नहीं करती वातावरण को, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। इट इज इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सस्टेनेबल सोर्स और रिन्यूएबल सोर्स है। हवा बार बार मिलती रहती है सरफेस पे। जेस्टेशन पीरियड इज लो, इसका जेस्टेशन पीरियड लो है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब लगाने की जरूरत नहीं पड़ती हमें, विंड मिल नॉर्मल होता है। पावर जनरेशन स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर द कमीशन ऑफ विंड मिल, जैसे ही हम विंड मिल लगाते हैं उसी टाइम हम पावर जनरेट कर सकते हैं। पावर जनरेशन इज चीपर, बहुत ही सस्ती होती है पावर जनरेशन। एज इज नो शॉर्टेज ऑफ इनपुट, क्योंकि इनपुट का शॉर्टेज है नहीं, क्योंकि हवा तो धरती पर खूब मिलती है। द रीअकरिंग एक्सपेंसेस आर ऑलमोस्ट नील, जो बार बार हम इसे यूज़ कर सकते हैं। दोबारा जो एक्सपेंस, एक बार हमने विंड मिल सेट कर दी तो दोबारा लगाने में मतलब उसके ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं आता बार बार। ठीक है। लिमिटेशन ऑफ विंड एनर्जी, द मिनिमम वेलोसिटी फॉर विंड विंड, तो विंड मिल तभी फंक्शन करेगी जब जो हवा की जो वेलोसिटी है कितनी हो भाई? 15 किलोमीटर पर आवर हो। ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर हो तभी हम वहाँ विंड मिल सेटअप कर सकते हैं, अदरवाइज विंड मिल सेटअप नहीं कर सकते। विंड एनर्जी फार्म्स कैन बी लोकेटेड ओनली इन द वास्ट ओपन एरिया लोकेटेड इन फेवरेबल विंड कंडीशन, तो ये विंड एनर्जी फार्म वहीं पर लगाया जा सकता है जहाँ पर खुला एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है और हवा खूब चलती है। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए विंड एनर्जी फार्म इज हाई, जो कॉस्ट होती है बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन एक ही बार आएगी ज़्यादा कॉस्ट, उसके बाद दोबारा बार बार ज़्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है। नेक्स्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक मतलब हाइड्रो मतलब वाटर एनर्जी से हमें क्या बना रहे हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी बना रहे हैं, बदल रहे हैं, उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बोल देते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग वाटर, अगर वाटर बहता है तो अगर पानी बहेगा मूव करेगा तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी, और उसी काइनेटिक एनर्जी से हम क्या कर लेंगे? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेंगे, और इसी प्रोसेस क्या बोलते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोल देते हैं। एंड अ प्लांट विच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ऑन ए लार्ज स्केल फ्रॉम ए फ्लोइंग वाटर, बहते हुए पानी से जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं एक ऐसा प्लांट, उसे क्या बोल देंगे? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बोल देंगे, सिंपल। नाउ अब डीमेरिट्स मतलब डिसएडवांटेजेस क्या हैं हाइडल पावर प्लांट की, मतलब क्या क्या कमियां हैं? द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी हाई, जो पहले हम स्टेबलाइज करेंगे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सबसे पहले लगाएंगे तो उस टाइम बहुत ही ज़्यादा खर्चा आएगा। जेस्टेशन पीरियड इज़ लॉन्ग, बहुत लंबा पीरियड होता है जेस्टेशन पीरियड, मतलब बहुत टाइम लगता है इसे बनाने में। दीज प्रोजेक्ट कोज पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट, मतलब पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट का कोज है, मतलब वहाँ से पॉपुलेशन को दूर भगाना पड़ेगा, दूर हटाना पड़ेगा। डैमेज, ये डैमेज कर सकता है एनवायरनमेंट को। फर्टाइल लैंड देयर बाय क्रिएटिंग ए होस्ट ऑफ सोशल प्रॉब्लम, एज अ केस ऑफ टेरी धाम, जो फर्टाइल लैंड है वहाँ पर मतलब मे बी अफेक्ट हो सकती है। जब टिहरी डैम कहाँ बनाया गया? गंगा रिवर पे बनाया गया, याद रखना। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट कहाँ है? नर्मदा रिवर पर है, दोनों याद रखने हैं। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट कहाँ है? नर्मदा पर है। और टिहरी डैम कहाँ है? गंगा रिवर पर है। तो कुछ सोशल प्रॉब्लम भी आती है वहाँ। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन इज नॉट सुटेबल फॉर ऑल द रिवर, हर रिवर के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो जनरेशन है वो सुटेबल भी नहीं होता, और सारे हर एरिया में भी सुटेबल नहीं होता। इसीलिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल ऑफ इंडिया कुछ ही जगह पर है। ठीक है। About 24% of the country electric power is being generated by hydro power plant, याद रखना। 24% देश में 24%,
ठीक है। जो इलेक्ट्रिक पावर है कहाँ से बनती है, हाइड्रो पावर प्लांट से बनती है। द एनुअल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल ऑफ आवर कंट्री इज 1,50,000 1,50,000 megawatt, yet 17% of it has been harnessed. About 80% of developed hydel project in the महाराष्ट्र, तो 80% महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटका में है, केरला में है, पंजाब में है, हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है और उत्तरांचल में है। तो कुछ हाइड्रो जो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हैं वो 80% इधर है। ठीक है। नोट द लीडिंग यूज ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट इंक्लूड नॉर्वे, ब्राज़ील। नॉर्वे में है भाई, ब्राज़ील में है। वेयर इट अकाउंट 90% ऑफ द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक जनरेशन, 90% डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक जनरेशन यहीं से हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट से ही क्या करते हैं, वो यूज़ करते हैं। यूएसए में भी है, कनाडा में भी है, चाइना में भी है और रसिया में भी है। नाउ वाटर एनर्जी। ठीक है। अब एडवांटेजेस क्या है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की या फिर हाइडल पावर प्लांट की ओवर थर्मल पावर प्लांट एंड अदर प्लांट। फर्स्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज द चीपेस्ट, बहुत ही सस्ता, मतलब चीपेस्ट एंड द मोस्ट वर्सेटाइल सोर्स ऑफ एनर्जी आउट ऑफ ऑल द नॉन सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब थर्मल पावर प्लांट के कंपैरिजन में, न्यूक्लियर पावर प्लांट के कंपैरिजन में काफ़ी ठीक ठाक है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइडल प्रोजेक्ट प्रोवाइड चीप इलेक्ट्रिसिटी एंड आर रिन्यूएबल इन नेचर। तो पानी तो बार बार मिल सकता है, पानी को ऊपर से नीचे गिरा सकते हैं बार बार हम, तो इलेक्ट्रिसिटी बार बार जनरेट कर सकते हैं। इट मीन्स इट इज रिन्यूएबल इन नेचर। ठीक है। हाइडल प्रोजेक्ट हैव अ वेरी लो जनरेशन, जो हाइडल प्रोजेक्ट मतलब एंड मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम जनरेट कर सकते हैं और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी ठीक ठाक है। हाइडल पावर प्लांट आर मोर रिलायबल देन द अदर पावर प्लांट, हम काफ़ी रिलायबल भी है, इजीली एक्सेसिबल है। हाइडल पावर प्लांट है रिलेटिवली लॉन्ग लाइफ, लंबे समय के लिए यूज़ कर सकते हैं। द लाइफ एक्सपेंडिंग हाइडल पावर प्लांट इज अबाउट 50 ईयर्स और मोर, कम से कम 50 या 50 से ज़्यादा साल इसकी एज हो सकती है। दे हैव हाई एफिशिएंसी ओवर ए कंसिडरेबल लोड, एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब जितना पानी ऊपर से गिरा रहे हैं हम काइनेटिक एनर्जी को कंप्लीटली हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। दे हैव अ क्विक स्टार्ट, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है एंड स्टॉपिंग टाइम बहुत कम होता है एंड रैपिड रिस्पॉन्स टू चेंज इन द पावर डिमांड। अगर पावर डिमांड ज़्यादा है बहुत जल्दी ये क्या कर सकते हैं, हम इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। सेकेंडली पावर इज पोल्यूशन फ्री है, पोल्यूशन फ्री है। हाइडल पावर enables us to conserve coal resources as a for every horsepower of hydel power generated and 4 metric ton of the coal is saved। तो हडल पावर प्लांट क्या करता है, कोल को रिजर्व करता है, मतलब जो कोयला होता है उसको बचा सकते हैं। हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगा दे, हाइडल पावर प्लांट लगा दे, क्योंकि हम एनर्जी वहाँ से क्या कर लेंगे, जनरेट कर लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से जनरेट कर लेंगे। तो अबाउट 4 मीट्रिक टन ऑफ द कोल इज सेव्ड, इतने मीट्रिक टन हम कोल क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। Hydel power projects are labor intense in nature, that is they enable us to tackle problem of unemployment। जो हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसको भी क्या कर लेते हैं, टैकल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ हाइडल पावर प्लांट होंगे तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट आर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होते हैं, मतलब एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूज देयर वाटर इरीगेशन, पानी से हम सिंचाई भी कर सकते हैं जहाँ भी आसपास के खेत है। इंडस्ट्री में उस पानी को यूज़ कर सकते हैं, डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल फ्लड, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए डैम वगैरह बना सकते हैं। डेवलप रिक्रिएशनल साइट्स, बार बार रिक्रिएट कर सकते हैं उन साइट्स को ना। जियो थर्मल एनर्जी, अब जियो थर्मल एनर्जी क्या है, जियोथर्मल एनर्जी इज द हीट ऑफ अर्थ, अर्थ की हीट, अर्थ का तापमान, एंड इज नेचुरली अकरिंग थर्मल एनर्जी, नेचुरल थर्मल एनर्जी फाउंड विच रॉक formations and the fluids had within those formation। जब भी रॉक फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ से फ्लूइड फॉर्म हो रहे हैं, उस टाइम हीट एनर्जी निकलती है, जिसे जियोथर्मल एनर्जी बोल देते हैं। द जियोथर्मल एनर्जी वन ऑफ द दोज फ्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट डू नॉट कम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द सोलर एनर्जी। वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोलर एनर्जी से नहीं आती, ये अर्थ सरफेस के अंदर जो हलचल हो रही है उसकी वजह से होते हैं। अब मेरिट्स क्या हैं, जियोथर्मल एनर्जी इज द मोस्ट वर्सेटाइल, काफ़ी वर्सेटाइल है, लीस्ट पोल्यूटिंग, पोल्यूशन
जनरेशन बहुत कम होता है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इट कैन बी हार्स्ट फॉर द 24 आवर्स थ्रू आउट, 24 घंटे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जियोथर्मल एनर्जी रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं, खर्चीली नहीं है एज कम्पेयर टू सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। पावर जनरेशन ऑफ लेवल ऑफ जियोथर्मल एनर्जी इज हाई, तो पावर जनरेशन जो उसका लेवल थोड़ा सा हाई होता है, ऐसा नहीं होता जैसे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का होता है। जियोथर्मल एनर्जी कैन बी यूज फॉर पावर जनरेशन एज वेल एज डायरेक्ट हीटिंग। हम पावर जनरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं जियोथर्मल एनर्जी को, और किस के लिए यूज कर सकते हैं, हीटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। इन यूएसए वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम अंडरग्राउंड हॉट वाटर डिपॉजिट्स एंड यूज्ड टू हीट हाउसेस। यूएसए के अंदर वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड से गर्म पानी बाहर जो डिपॉजिट हो रखा है वो निकाला जाता है और यूज टू हीट हाउसेस, हाउसेस को गर्म रखने के लिए यूज किया जा सकता है। ये थे मेरिट्स यानी कि एडवांटेजेस ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है इसकी, क्या कुछ खामियां हैं। जियोथर्मल हॉटस्पॉट्स आर स्कैटर्ड एंड यूजली सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द एरिया दैट नीड एनर्जी। तो ये हॉटस्पॉट, इनका एरिया फिक्स होता है, कहीं कहीं मिलती है हमें एनर्जी, तो ज़रूरी नहीं है कि जहां हमें ज़रूरत है उसी एरिया में ये एनर्जी मिल जाए। द ओवरऑल पावर प्रोडक्शन हैज़ अ लोअर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी 15% होती है, ज़्यादा नहीं होती एज कम्पेयर टू द फ्यूजल फ्यूल। लेकिन फ्यूजल फ्यूल की 35 से 40% एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंसी मतलब जो हम वहाँ से जो यूटिलाइज़ करेंगे, जितनी इनपुट देंगे उतनी आउटपुट नहीं आ पाएगी वहाँ से। तो एज़ ए होल जियोथर्मल एनर्जी इनएग्जॉस्टिबल, ये भी इनएग्जॉस्टिबल है। ए सिंगल बोर हैज़ अ लिमिटेड लाइफ स्पैन ऑफ अबाउट 10 ईयर। अगर एक सिंगल बोर करते हैं, क्योंकि गर्म पानी धरती के अंदर से निकलता है, उसी को हीटअप के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। अगर एक बोर कर देंगे तो 10 साल तो लगभग चलेगा ही चलेगा। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ कॉज्ड बाय द ड्रिलिंग ऑपरेशन एट द जियोथर्मल साइट। अगर ड्रिल करते हैं, खुदाई करते हैं जियोथर्मल साइट्स की जगह जहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी हमें डाउट हो जाता है कि यहाँ से हम जियोथर्मल एनर्जी यूटिलाइज कर सकते हैं, तो वहाँ नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है जब वहाँ ड्रिलिंग करते हैं, जब वहाँ खुदाई करते हैं। तो नेक्स्ट, ओशियन एनर्जी। Ocean thermal energy, the solar energy stored in the ocean in the form of heat is called ocean thermal energy। जो सोलर एनर्जी ओशियन के अंदर इन द फॉर्म ऑफ हीट की फॉर्म में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, ओशियन थर्मल एनर्जी। इसे ओ टी ई भी बोलते हैं, ओशियन थर्मल एनर्जी, राइट। द सन वार्म्स द ओशियन वाटर एट द सरफेस एंड वेव मोशन मिक्सेस द वार्म्ड water downward to the depth of about 100 मीटर। सन क्या करता है, पानी को गर्म कर देता है सरफेस पर, और जब पानी गर्म हो जाता है सरफेस पर, वो गर्म पानी मिक्स हो जाता है वेव के साथ, और जब वो वेव के साथ मिक्स होने के बाद वो समुद्र की गहराई, ओशन की गहराई में 100 मीटर तक चला जाता है। दिस मिक्स्ड वार्म लेयर इज सेपरेटेड फ्रॉम द डीप कोल्ड लेयर। जो नीचे ठंडी पानी की लेयर है और गर्म लेयर, ये दोनों अलग अलग होती हैं, और जिसकी वजह से उन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस, जो कोल्ड लेयर थी और जो हॉट लेयर थी, कितना होना चाहिए, 10 से 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 10 टू 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, अगर कोल्ड लेयर और हॉट जो वार्म लेयर, दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस 10 से 30 डिग्री सेल्सियस है, तो वहीं से हम ओशन थर्मल एनर्जी क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। इट इज दिस मेजर डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ द ओशन एंड अ डेप्थ ऑफ अबाउट 100 मीटर विच इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पावर। इसी से हम इलेक्ट्रिक पावर क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ हार्नेसिंग एंड द थर्मल एनर्जी ऑफ द सी इज कॉल्ड OTC, and this device is used for the purpose is called OTEC power plant। ऐसी प्रोसेस जिसे हम थर्मल एनर्जी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं उससे, इसे उसे ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन बोल देते हैं, क्योंकि आपने इस प्रोसेस के द्वारा थर्मल एनर्जी क्या करी है, मतलब प्रिपेयर की है, इसलिए ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन बोल देते हैं। जो डिवाइस इसका यूज़ करते हैं उसे क्या बोलते हैं, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पावर प्लांट बोल देते हैं इस पर्पज के लिए। नेक्स्ट, अब मेरिट्स क्या हैं इसकी, मतलब क्या क्या कुछ खासियत है, एडवांटेजेस हैं। द इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम द OTC इज कंटिन्यूस, लगातार हम वहाँ से यूज़ करते रहेंगे, क्योंकि सोलर एनर्जी, सनलाइट उसके ऊपर गिरती रहेगी, ऊपर वाली सरफेस गर्म होती रहेगी, 100 मीटर डेप्थ में जाएगी, गर्म लेयर और ठंडे लेयर के बीच का टेम्परेचर 10 से 30 डिग्री रहेगा, तो वहाँ से थर्मल एनर्जी कर लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे। तो रिन्यूएबल है, बार बार यूज हो सकता है, पोल्यूशन फ्री है, कोई पोल्यूशन भी क्रिएट नहीं हो रहा। OTC इज वन ऑफ द मोस्ट क्लीन पावर प्रोडक्शन, बहुत ही क्लीन पावर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, एज द हैंडलिंग
of hazardous substance is limited only to the working fluid, that is ammonia or freon, which is difluoroमीथेन। बहुत इजीली हम हैजर्डस सब्सटेंसेस को लिमिटेड बहुत ही कम अमाउंट में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अमोनिया का यूज कर सकते हैं, फ्रियोन का यूज कर सकते हैं। अब फ्रियोन क्या होते हैं भाई, इट इज ए मिक्सचर ऑफ डाइफ्लोरोमीथेन का, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मिक्सचर होता है जिसे क्या बोलते हैं, फ्रियोन बोल देते हैं। नाउ ओटीसीई सिस्टम ट्रांसफर न्यूट्रिएंट फ्रॉम द अनप्रोडक्टिव डीप वाटर टू द वार्म वाटर। तो भाई enriching the फिशिंग ग्राउंड, तो अगर पानी गर्म या ठंडा है तो न्यूट्रिएंट आपस में क्या हो सकता है, एक्सचेंज हो सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ठीक है। मतलब जो अपर सरफेस ही वहाँ से लोअर सरफेस में जा सकते हैं। ओटीसी सिस्टम डू नॉट हैव डेली एंड सीजनल वेरिएशन ऑन इन देयर आउटपुट एज द केस विद द अदर सोलर एनर्जी डिवाइसेस। तो ये सीजनल वेरिएशन नहीं है, सनलाइट तो गिरनी ही है, टेम्परेचर डिफरेंस होना ही है, तो वहाँ से एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। ये कुछ बेनिफिट थे इसके ना, और लिमिटेशन पढ़ लेते हैं क्या क्या कमियाँ हैं। OTE system require a lot of capital investment, बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है हमें। Due to small temperature difference between the surface water and the deep water, the conversion efficiency is low। तो efficiency भी इसकी बहुत ही कम होती है, 3 से 4% ही होती है, बहुत हाई पावर की नहीं जनरेट कर सकते, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होता, हीट एनर्जी ज़्यादा नहीं मिलती, जिसकी वजह से पावर भी ज़्यादा जनरेट नहीं की जा सकती। OTC potential of India has a large potential of OTC which could be ऑफ द ऑर्डर ऑफ 50,000 मेगावाट। तो इतने मेगावाट की जनरेट कर सकते हैं। 150% इज इट्स प्रेजेंट इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी, 150% तो हमने जनरेट कर लिया है, मतलब इंस्टॉल कर लिया पावर जनरेटिंग कैपेसिटी। सम ऑफ द बेस्ट साइट्स फॉर ओटीसी आर सिचुएटेड, याद रखना कहाँ सिचुएटेड है, आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड्स पे यहाँ सिचुएटेड है। द वर्ल्ड फर्स्ट ओटीसी प्लांट, कीप इन माइंड, वर्ल्ड फर्स्ट ओटीसी प्लांट with a capacity of 100 megawatt is proposed off the coast of Tamil Nadu। तमिलनाडु के कोस्ट पे सबसे पहले वहां बनाया गया था कौन, ओटीसी प्लांट, और उसकी कैपेसिटी कितनी थी, 100 मेगावाट थी, सिंपल। नेक्स्ट, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हमने रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ लिया है, अब हम पढ़ने वाले हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नाउ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दो सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर एग्जॉस्टेबल, मतलब जिसको खत्म हो जाता है, बार बार यूज करने पर वो खत्म हो जाता है, एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड वंस दे हैव बीन यूज्ड। एक बार यूज कर लिया तो उसकी जगह हम वही सोर्स नहीं लेके आ सकते, उसे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोल देंगे। दीज सोर्सेज हैव बीन एक्यूमुलेटेड इन नेचर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ मिलियन ऑफ ईयर, करोड़ों वर्षों साल लग जाते हैं इसे एक्यूमुलेट होने में, इस सोर्स को बनने में। तो एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है भाई, कोल है, कोयला हो सकता है, ऑयल हो सकता है, नेचुरल गैस जिसे आप सीएनजी बोल सकते हो। ऑल दीज फ्यूल्स आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स, इन फ्यूल्स को फॉसिल फ्यूल भी बोल देते हैं, और इन्हें नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी बोल देते हैं, क्योंकि एक बार एक खत्म होने के बाद हम इसे बार बार यूज़ नहीं कर सकते। कोयले को एक बार जला लिया तो ऐश बन जाएगा, राख बन जाएगा, दोबारा वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। नाउ डिसएडवांटेजेस क्या है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की, ड्यू टू देयर एक्सटेंसिव यूज दीज सोर्सेज आर फास्ट डिप्लेटिंग, मतलब हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्कवर और एक्सप्लॉइट न्यू डिपॉजिट ऑफ दीज सोर्सेज, बहुत ही कठिन काम है डिस्कवर करना कि जहाँ एक जगह कोयला निकल रहा है ज़रूरी नहीं है दूसरी जगह भी कोयला ही निकलेगा, अर्थ सरफेस पे बहुत ज़्यादा कोयले की खानें मिलेंगी। दीज सोर्सेज आर अ मेजर कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, वातावरण दूषित ही बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कोल को जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो कि ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करती है, ठीक है भाई। The advantages of classifying sources of energy, अब advantages क्या है sources of energy की, the classification of sources of energy helps us to decide which of the non-renewable sources of energy need to be conserved for the further generation। हमने renewable और non-renewable source जो हमने classify किया उससे क्या फ़ायदा है हमें, कि हमें पता चल जाएगा कौन सा renewable source है, कौन सा non-renewable source है। अगर वो non-renewable source है तो हम उसे कंजर्व करेंगे, बचा कर रखेंगे, ताकि हमारी जो इनकमिंग जनरेशन है, जो आगे पीढ़ियाँ आ रही है, वो भी उसका क्या कर सके, इस्तेमाल कर सके। द फैक्ट दैट सर्टेन सोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल, बहुत सारे सोर्सेज है क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, हैज कंपेल्ड अस टू लुक द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी विच इन टर्न हैज एक्सेलरेटेड इन द पीस ऑफ टेक्नोलॉजी सुटेबल फॉर हार्नेसिंग न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है कंपेल्ड मतलब बहुत ही
क्या कर सकते हैं, उनकी जगह अल्टरनेट सोर्स ढूँढना पड़ेगा, सो दैट जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही हैं उनका नुकसान ना हो, वहाँ से हम एनर्जी कहीं न कहीं से यूज़ कर पाएँ और नॉन रिन्यूएबल की बजाय रिन्यूएबल सोर्सेज़ यूज़ कर पाएँ। नेक्स्ट, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज़ ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स आर द रिमेन्स ऑफ द prehistoric plant and animal which get buried deep inside the earth millions of years ago due to some natural process। आप जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज सब के सब फॉसिल फ्यूल्स थे, ये क्या थे, रिमेन्स थे किसके, प्लांट और एनिमल्स के, जो कुछ बचे टुकड़े बचे हुए रह गए प्लांट और एनिमल, जो बहुत ही धरती के अंदर बहुत गहराई तक मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, बहुत करोड़ों साल पहले क्या हो गए, दब गए थे, और नेचुरल प्रोसेस के द्वारा वो किस में कन्वर्ट हो गए भाई, सो एनर्जी मतलब सोर्सेज ऑफ एनर्जी हो सकते हैं, फ्यूल्स बोल सकते हैं, ठीक है, उनमें कन्वर्ट हो गए, उन्हें क्या बोलते हैं, फोजल फ्यूल्स बोलते हैं। फोजल फ्यूल्स क्या होते हैं, करोड़ों वर्षों साल पहले एनिमल और प्लांट के रेजिड्यू धरती के अंदर दब गए, नेचुरल प्रोसेसेस हुई, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो गए, फ्यूल में कन्वर्ट हो गए, इसलिए फॉसिल फ्यूल बोल देते हैं इन्हें। द एनर्जी ऑफ फॉसिल फ्यूल इज इन फैक्ट दैट सोलर एनर्जी विच हैज़ बीन ट्रैप्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस ओवर ए लॉन्ग टाइम। तो फॉसिल फ्यूल के अंदर एनर्जी आई कहाँ से, एक्चुअली तो सोलर एनर्जी से ही आई है, क्योंकि सोलर एनर्जी की वजह से ही प्लांट और एनिमल ग्रो करते हैं, और वही एनर्जी स्टोर हो गई थी। कोल हो गया, अभी पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस, आर द फॉसिल फ्यूल्स, ये सब फॉसिल फ्यूल्स है। एंड मेजर पोर्शन ऑफ एनर्जी डिमांड इज बीइंग मैट बाय दीज फ्यूल्स, तो इन्हीं फ्यूल्स की वजह से बहुत ज़्यादा हमारी जो डिमांड है, आवश्यकताएं हैं, वो इसी से हमें क्या हो सकती है, फुलफिल हो पाती हैं। वी शैल नाउ डिस्क्राइब दिस फॉसिल फ्यूल्स ब्रीफली, तो कुछ फॉसिल फ्यूल्स को ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। कोल को देखेंगे, इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट फ्यूल ऑन द अर्थ, अबंडेंट है, मिल जाता है फ्यूल आसानी से। इट इज़ एसेंशियली कार्बन एंड मेनली यूज फॉर कंबस्शन फ्यूल्स, इसके अंदर मेनली कार्बन होता है, और ये कंबस्टल फ्यूल है, मतलब इजीली इसका कंबस्शन हो सकता है, इजीली ये क्या हो सकता है, जल सकता है। द लार्ज स्केल यूज ऑफ कोल बिगेन विद द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में इसका यूज स्टार्ट हुआ था। कोल प्राय 20% ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी, संसार की एनर्जी का 27% एनर्जी का कौन प्रोवाइड करता है, अभी कोयला प्रोवाइड करता है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ कोल, कोल बना कैसे होगा, अगेन इट इज फॉसिल फ्यूल्स, क्या होगा भाई, प्लांट थे या फिर प्लांट प्रोडक्ट थे, वो मेनली ट्रीज हो सकते हैं, विच डाइड 10 और 100 ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, बहुत साल पहले क्या हुए, मर गए और दब गए धरती में। दीज डेड एंड प्लांट, वो प्लांट हो सकते हैं, ट्रीज हो सकते हैं, डिड नॉट डिकम्पोज इन नॉर्मल वे, आसानी से वो डिकम्पोज नहीं हुए। दे वर कवर्ड विद वाटर एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट ऑफ एयर, तो वाटर के नीचे ढक, मतलब वाटर उनके ऊपर आ गया, फिर उसके ऊपर क्या आ गया भाई, सोइल आ गई। द एक्शन मतलब डायरेक्ट ऑक्सीजन कॉन्टैक्ट में नहीं हुए, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का उनके ऊपर इफेक्ट नहीं हुआ, उनका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया रिलीज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन मेकिंग द रेजिड्यू रिच इन कार्बन, तो बहुत सारे बैक्टीरिया उनके ऊपर एक्शन लिया, बैक्टीरिया ने उनको खाया, उसके बाद ऑक्सीजन रिलीज कर दी, वहाँ से हाइड्रोजन रिलीज कर दी, जिसकी वजह से उन फ्यूल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन कंटेंट ही बच गया। द थिक लेयर ऑफ दिस कार्बन रिच 27% ऑफ सब्सटेंस, जो थिक लेयर है इस कार्बन रिच सब्सटेंस की, उसे क्या बिल्टअप हो गई थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। अ मोर मटेरियल अक्यूमुलेटेड अबव द पीट, इस पीट के ऊपर बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा हो गया। वाटर वाज स्क्वीज्ड आउट, यहाँ से पानी बाहर निकल गया, प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर कंप्रेसिंग हुई, दबाव पड़ा, और उसके बाद पीट और गैसेस यहाँ से एक्सपेल्ड हुई, निकली। पीट आपने बताया 27% जिसके अंदर कार्बन है, कि थिक लेयर से क्या बोलते हैं, पीट बोल देते हैं। द पोर्शन ऑफ कार्बन कंटिन्यू टू इंक्रीज टिल इट स्लोली चेंज्ड इनटू द कोल, अब इस पोर्शन ऑफ कार्बन का धीरे 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 बदलता गया, किसके अंदर भाई, कोल के अंदर, क्या हो गया, फाइनली वो बदल गया। ठीक है, प्लांट रेजिड्यू या फिर डेड प्लांट कोयले के अंदर बदल गया, इस तरीके से कोल का फॉर्मेशन हुआ। नाउ टाइप ऑफ कोल की बात करेंगे, देयर आर थ्री अदर मेन टाइप ऑफ कोल, नेमली लिग्नाइट कोल है जिसके अंदर 28 से 30% कार्बन है, बिटुमिनस कोल है जिसके अंदर 78 से 87% कार्बन है, एंथ्रासाइट है जिसके अंदर 94 से 98% कार्बन है, जिसके अंदर कार्बन ज़्यादा है वही अच्छा कोल है भाई। लिग्नाइट एंड बिटुमिन्स बर्न फास्टर, लिग्नाइट और बिटुमिन्स बहुत ही जल्दी जलती हैं, एंड रिलीज अ ग्रेट डील ऑफ पॉल्यूटेंट इन एटमॉस्फेयर द अकाउंट ऑफ देयर लोअर कार्बन कंटेंट, तो पोल्यूटेंट भी बहुत ज़्यादा निकलते क्योंकि इनके अंदर कार्बन का कंटेंट क्या है, कम ही है। एंथ्रासाइड द हाईएस्ट कार्बन कंटेंट, एंथ्रासाइड के अंदर सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट है, बर्न स्लोली धीरे धीरे जलता है, रिलीज मच लेस स्मोक, लेकिन बहुत ही कम स्मोक रिलीज होता है वहाँ से। अगर कम स्मोक रिलीज होगा तो पोल्यूशन कम क्रिएट करेगा, एंड डिलीवर्स मोर एनर्जी, और ज़्यादा एनर्जी निकलती है, एंड एज सच इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, इसीलिए एंथ्रासाइड को बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से पोल्यूशन भी कम होता है,
एनर्जी भी ज़्यादा निकलती है। व्हेन कोल इज बर्न, जब कोल को जलाया जाता है, कार्बन प्रेजेंट इन हीट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो कार्बन जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है, हमारे वातावरण के जो अंदर ऑक्सीजन है, उन दोनों की रिएक्शन होती है और वहाँ से क्या निकलती है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और साथ में लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी भी निकलती है। इस तरीके से कोयले को जलाने से हमें हीट एनर्जी मिलती है। कोल इज अ प्रिंसिपल सोर्स ऑफ सोर्स हीट हीट मतलब कोल से हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट निकाल सकते हैं और उस हीट को इलेक्ट्रिक जनरेशन में क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और नॉर्मली कोल को हम डायरेक्टली हैवी इंडस्ट्री लाइक स्टील बनाने में यूज़ कर सकते हैं, आयरन बनाने में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आयरन और स्टील बनाने में कोयले का यूज़ होता है। नाउ कोक एंड कोल माइनिंग, अब कोक क्या होता है? कोक भाई कोयले से ही बनता है। व्हेन कोल इज सब्जेक्टेड टू डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, कीप इन माइंड कैसा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, तब जाके कोयले से हमें क्या मिलता है, कोल मिलता है, सॉरी कोक मिलता है। कोयल कोल से क्या मिलता है, कोक मिलता है। कोयले से क्या मिल जाता है भाई, कोक मिल जाता है। तो नाउ हीटिंग स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर, अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब है कोल को हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, एब्सेंस ऑफ एयर, हवा नहीं होनी चाहिए वहाँ। ठीक है, एंड इट चेंज इनटू कोक, तब जाके कोयला किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोक में। कोक इज अ बेटर फ्यूल देन कोल, कोल से बहुत अच्छा फ्यूल है कौन भाई, कोक। रीजन, क्योंकि इट डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक ऑन बर्निंग, क्योंकि जलाने पर स्मोक धुआं उत्पन्न नहीं करता है। Coke is also a valuable reducing agent in extraction of metals from their ore। अब ओर के अंदर बहुत सारी मेटल्स और इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, और इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है ओर से किसी भी मेटल को निकालना और इम्प्योरिटी को रिमूव करना, उसे क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स बोल देते हैं। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में कौन यूज होता है भाई, कोल यूज होता है। ठीक है, नाउ कोल माइनिंग क्या होती है, until recently most of the coal mine from underground mines which are notorious killers due to roof collapse and explosions. Nowadays 80% of coals come from the ओपन कास्ट माइंस, तो भाई जो कोल माइंस है अंडरग्राउंड, और जो कोयला है अंडरग्राउंड माइन से आता है, जो रूफ कई बार कोलैप्स कर जाते हैं और वहाँ पर एक्सप्लोजन भी हो जाता है, क्योंकि वहाँ गर्म, अगर गर्मी बढ़ जाएगी तो कोयला जलने लग जाएगा। नाउ इट इज आजकल 80% कोल कम फ्रॉम ओपन कास्ट माइन, जो खुली हुई माइंस है वहाँ से आता है कोयला। ऑल्सो कॉल्ड सरफेस स्ट्रिप माइन, से आप सरफेस स्ट्रिप माइन भी बोल सकते हो। विच आर मच सेफर, जो काफ़ी ज़्यादा सेफ, क्योंकि हवा ऊपर है, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। इन माइंस के अंदर, इन खानों के अंदर ह्यूज अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, स्ट्रिप्स ऑफ एंड सोयल एंड रॉक कवरिंग द अंडरग्राउंड कोल, तो वहाँ पर रॉक भी होते हैं, बहुत सारे कुछ इक्विपमेंट भी होते हैं जो उसे कवर करते रहते हैं। आफ्टर द कोल हैज़ बीन रिमूव, जैसे कोल को रिमूव कर लिया जाता है, लैंड इज बैक फिल्ड एंड रिटर्न टू नॉर्मल, लैंड को दोबारा फिल क्या कर जाता है, भर दिया जाता है किसी दूसरे सब्सटेंस से, और उसके बाद वो धरती नॉर्मल हो जाती है ना। कोल माइनिंग इन इंडिया कहाँ कहाँ है, कोल माइनिंग इंडिया डेट्स बैक टू 18th century, 18th century में जाओ। इंडिया हैज़ अबाउट 7% वर्ल्ड नॉन कोल रिजर्व, तो 7% पूरे संसार का कोल रिजर्व कहाँ पर है भाई, इंडिया में है। दीज वर मेनली फाउंड इन बिहार, ये कहाँ कहाँ मिलता है, कोल माइंस बिहार में मिलती है, वेस्ट बंगाल में मिलती है, उड़ीसा में मिलती है, मध्य प्रदेश में मिलती है। और विश्व का 7% कोल इंडिया प्रोड्यूस करता है। कोल सप्लाइज 50% ऑफ द कंट्रीज टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट, हमारे देश की 50% जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो किससे पूरी होती है, कोयले से पूरी होती है। बाई करंट एस्टिमेट द रिजर्व्स आर सफिशिएंट टू मीट द कंट्रीज डिमांड फॉर द एटलीस्ट अनदर 100 ईयर, हमारे पास इतना कोयला है कि आने वाले 100 साल तक हमारी डिमांड पूरी होती रहेगी, इतना कोल हमारे पास फिलहाल बचा हुआ है। नेक्स्ट पेट्रोलियम एंड इट्स रिफाइनिंग, अब पेट्रोलियम और रिफाइनिंग क्या होती है। फर्स्टली पेट्रोलियम, अगेन पेट्रोलियम इज ए फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम भी क्या है भाई, फॉसिल फ्यूल है। पेट्रोलियम लिटरली मीन्स रॉक ऑयल, रॉक ऑयल बोल सकते हो पेट्रोलियम को। पेट्रा स्टैंड्स फॉर रॉक, पेट्रा का मतलब है रॉक, ओलियम स्टैंड फॉर ऑयल, रॉक के अंदर जो ऑयल मिलता है धरती के अंदर हमें, उसे पेट्रोलियम बोलते हैं। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मैनी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं, कार्बन के कंपाउंड होते हैं, जिसे हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रोकार्बन बोल देते हैं।
स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर कंपाउंड ऑफ कार्बन कंटेनिंग ऑक्सीजन, कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर और कार्बन और ऑक्सीजन दोनों होती है, और जिनके अंदर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजनस कंपाउंड भी होते हैं और सल्फर कंपाउंड भी होते हैं, ठीक है। आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारे कंपाउंड मिलते हैं, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स मिलते हैं किसके अंदर, पेट्रोलियम के अंदर। अब पेट्रोलियम के अंदर मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है तो हम क्या करेंगे, उन कंपाउंड को सेपरेट करेंगे, और उस सेपरेट करने की प्रोसेस को ही क्या बोल देते हैं, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम बोल देते हैं, ठीक है। क्योंकि पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, हमें उसे सेपरेट करना पड़ता है। अगर उसे सेपरेट करेंगे, उस प्रोसेस को, सेपरेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द कंपाउंड फ्रॉम पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। नाउ द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज अ प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, अलग करना किसे, क्रूड कच्चे तेल को, into different useful fraction, अलग अलग फ्रैक्शन में, which are carried out by fractional distillation, किससे carried out होते भाई, fractional distillation से करते हैं हम उन्हें, अलग अलग सब्सटेंसेस में क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, उसके अंदर से अलग अलग सब्सटेंसेस अलग अलग निकाल लेते हैं। बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं पेट्रोलियम में, पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करके अलग कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन is based on the fact that different components of crude oil have different boiling point ranges। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहाँ लगा सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वहीं पर लगा सकते हैं जब उनका बॉइलिंग पॉइंट का मतलब अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग टेम्परेचर पर बॉयल करेगा। अगर उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा, एक का 10 डिग्री, एक का 20, एक का 30, एक का 40 है, हम टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से मान लो 40 डिग्री पे बॉयल हो रहा है, तो 40 डिग्री पर बॉयल होने के बाद सारा सब्सटेंस वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे हम कलेक्ट कर लेंगे। तो 40 डिग्री वाला बॉइलिंग पॉइंट वाला सब्सटेंस हमने अलग कर लिया, फिर और टेम्परेचर बढ़ेगा, 50 डिग्री वाला अलग हो जाएगा, फिर 60 वाला, एंड सो ऑन। इस तरीके से हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उन सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, अलग करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज कर सकते हैं, जब उन सब्सटेंसेस का जो बॉइलिंग पॉइंट है अलग अलग हो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज कैरिड आउट इन द डिस्टिलेशन टावर और फ्रैक्शनल टावर, तो या तो डिस्टिलेशन टावर होते हैं, फिर फ्रैक्शनेटिंग टावर होते हैं, वहां हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अब कौन कौन से हैं प्रोडक्ट जो पेट्रोलियम से मिलते हैं, ऑयल प्रोडक्ट, जैसे फ्यूल ऑयल हो गया, पेट्रोलियम से मिलता है, डीजल हो गया, पेट्रोलियम से मिलता है, कैरोसिन, पेट्रोल, गैसोलीन एंड पेट्रोलियम गैस किससे मिलते हैं भाई, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम से मिलते हैं। फॉर्म्ड ड्यू टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सेप्ट asphalt and lubricating oil and paraffin wax readily burn to produce heat and are used as a fuel। तो इनको छोड़ के और सारे के सारे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही मिलते हैं द लिक्विड पेट्रोलियम, ठीक है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी यहीं से मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास लिक्विड पेट्रोलियम गैस, अगेन इट इज ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट। देखते क्या होता है, ऑन लिक्विफेक्शन पेट्रोलियम गैस को लिक्विफेक्शन मतलब लिक्विड कन्वर्ट करने पर चेंज इनटू लिक्विड, लिक्विड में बदल जाती है। पेट्रोलियम गैस को अगर हम लिक्विड बना दें तो उसे क्या बोलते हैं, लिक्विफेक्शन। और जो लिक्विफेक्शन के बाद जो गैस बनती है उसे क्या बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। लिक्विफाइड पेट्रोलियम, पेट्रोलियम गैस को हमने लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, उसे क्या बोल रहे हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि पेट्रोलियम गैस को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एलपीजी इज ब्यूटेन, तो मेन कंस्टिट्यूएंट एलपीजी में क्या होता है, ब्यूटेन होता है। एज इट कंटेन्स स्मॉलर अमाउंट ऑफ इथेन एंड प्रोपेन, तो इसके अंदर इथेन और प्रोपेन भी होते हैं। तो एलपीजी के अंदर मेन कंस्टिट्यूएंट्स ब्यूटेन होता है, बट कुछ अमाउंट इथेन और प्रोपेन का भी होता है। अब एडवांटेजेस क्या है एलपीजी की, हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, ठीक है, 50 किलो जूल पर ग्राम, 1 ग्राम से 50 किलो जूल एनर्जी आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, किससे, एल्फी। हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, एनर्जी बहुत ज़्यादा देती है। इट बर्न्स विदाउट स्मोक, ये बिना किसी स्मोक धुएं के जलती है। एंड इज पोल्यूशन लेस, कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता। इट इज़ ए नीट एंड क्लीन फ्यूल, बहुत ही साफ सुथरा फ्यूल है। कन्वीनियंट टू स्टोर, आसानी से हम इसे क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास नेचुरल गैस, ठीक है। नेचुरल गैस कौन कौन सी होती है भाई, मीथेन होती है। नेचुरल गैस कौन सी भाई, मीथेन, मीथेन है। देख लेते हैं भाई, मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। नेचुरल गैस इज ए इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल, अगेन इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। ये कहाँ मिलती है, मेनली जो ऑयल सोर्स है उसके नज़दीक हमारे पास नेचुरल गैस मिलती है। देर आर सम ऑयल वेल्स, कुछ ऑयल के कुएं होती हैं, विच गिव ओनली नेचुरल गैस, जो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल गैस देते हैं। द प्रोसेस बाय विच नेचुरल गैस वॉज फॉर्म्ड मिलियन ऑफ ईयर्स अगो इज सेम एज दैट ऑफ द ऑयल, जैसे हमने ऑयल बनाया है, पेट्रोल मिला था हमें, इसी तरीके से बहुत साल लग जाते हैं नेचुरल गैस को बनाने में। नेचुरल गैस इज ए लाइटर देन एयर, हवा से भी हल्की होती है, याद रखना। नाइट्रोजन
सॉरी नेचुरल गैस हवा से भी क्या होती है, हल्की होती हैं। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ मीथेन, इसके अंदर मीथेन होते हैं, इथेन होती है भाई, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, इन सब का मिक्स है, लेकिन मेनली मीथेन होती है 95%। कितने परसेंट? 95% क्या है भाई, मीथेन है। 95% क्या भाई, मीथेन है। अदर कंपोनेंट फाउंड इन नेचुरल गैस इंक्लूड, देखो कुछ अदर कंपोनेंट भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा इसके अंदर, हीलियम भी मिलेगी, हाइड्रोजन सल्फाइड भी और नाइट्रोजन भी। इट इज हाईली इन्फ्लेमेबल, बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। इट हैज़ नो ओडर, कोई गंध नहीं आती। एंड कैन नॉट बी सीन, गैस है तो देखी नहीं जा सकती। देयरफॉर बिफोर इट इज सेंट टू द पाइपलाइन और स्टोरेज, पाइपलाइन और स्टोरेज टैंक में के अंदर सेंड करने से पहले, पहुंचाने से पहले, इट इज मिक्सड विद ए केमिकल, इसे केमिकल के साथ मिक्स कर दिया जाता है, विच गिव स्ट्रॉन्ग ओडर, जो तीखी महक देता है, विच इज ऑलमोस्ट लाइक दैट ऑफ द रोटन एग, जो सड़े हुए एग यानी कि अंडे की जैसी महक देता है। ऐसा केमिकल इसके अंदर डाल दिया जाता है सीएनजी के अंदर, ताकि कहीं से भी सीएनजी अगर लीक होती है तो हमें पता चल जाए भाई सीएनजी गैस यहाँ से निकल रही है। दिस मेक्स इट इजी टू डिटेक्ट एंड लीकेज, तो इसकी वजह से हम आसानी से इसे डिटेक्ट कर लेते हैं कहाँ से लीकेज हो रखी, कहाँ से लीकेज नहीं हो रही, क्योंकि एक बिल्कुल क्लीनेसफुल है, ओडरलेस है, ठीक है। इसलिए हम इसके अंदर ऐसा सब्सटेंस यूज मिक्स कर देते हैं जो एक रोटन एग लाइक स्मेल देता है, ठीक है। नेचुरल गैस मिडिल ईस्ट इज फाउंड अराउंड द वर्ल्ड, बट इट इज द लार्जेस्ट रिजर्वायर्स आर फॉर्मर सोवियत यूनियन एंड मिडिल ईस्ट। तो जो नॉर्मली रिजर्वायर थे सीएनजी के, नेचुरल गैस के, मिडिल ईस्ट में थे, या फिर संसार के मिडिल ईस्ट में थे, या फिर सोवियत यूनियन और मिडिल ईस्ट जो है वहाँ पर थे, ठीक है। नाउ नेचुरल गैस, अब नेचुरल गैस क्लीनेस्ट बर्निंग फ्यूल है, बिल्कुल साफ सुथरा फ्यूल है, क्योंकि यहाँ से 50% ऑफ इट गिव्स ऑफ 50% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाई कोल एंड 25% लेस कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑयल। तो 50% कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, अभी 25% कम रिलीज करती है, किससे? कोयले से। देन ऑयल सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस, और उतनी ही अमाउंट एनर्जी क्या मिलती है, हमें मिल जाती है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है वो बहुत ही कम रिलीज करती है, और एनर्जी उतनी ही मिल जाती है। कोयल और जो ऑयल था, कोल और जो ऑयल था, कोयल नहीं, कोल और जो ऑयल था, वो जितनी एनर्जी उधर से मिल रही थी उतनी ही एनर्जी यहाँ से मिलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम रिलीज करती है। और हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी गैस है, ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, और जो क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का कोज है, ठीक है। इसीलिए हम कैसा फ्यूल यूज करेंगे जो ग्लोबल वार्मिंग को कम करे। इट इज virtually गिव्स नो सल्फर डायोड, कोई सल्फर डायोड, सल्फर कंटेंट नहीं मिलता हमें इसे, एंड ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, और बहुत ही कम नाइट्रस ऑक्साइड मिलते हैं। दस नेचुरल गैस इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल, इसलिए नेचुरल गैस को एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल बोला जाता है। अब यूजेज ऑफ नेचुरल गैस देख लेते हैं भाई। यूज क्या है, इट इज यूज एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, डोमेस्टिक यानी घर के अंदर और इंडस्ट्री के अंदर यूज कर सकते हैं। इट इज यूज फूल इन द थर्मल पावर प्लांट और जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल पावर प्लांट में भी यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। इट इज हैज बीन ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन है तो फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं, ठीक है। सीएनजी विच इज ऑन द लिक्विड फॉर्म, जो लिक्विड फॉर्म में होती है, इज यूज एज ए फ्यूल इन ट्रांसपोर्ट व्हीकल बीइंग पोल्यूशन फ्री, ट्रांसपोर्ट व्हीकल की फॉर्म के लिए जो फ्यूल होता है वो सीएनजी का यूज किया जा सकता है, क्योंकि पोल्यूशन तो बहुत कम है। इट इज़ ए गुड अल्टरनेटिव टू पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोल और डीजल के लिए अच्छा अल्टरनेटिव है। पेट्रोल और डीजल की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हो, सीएनजी यूज़ कर सकते हो। नाउ एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल गैस, इट इज़ ए कंप्लीट फ्यूल एंड कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल पर्पजेज, डायरेक्टली यूज़ किया जा सकता है। इट हैज़ नो प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट में कोई प्रॉब्लम आती नहीं, क्योंकि हम इसे पाइपलाइन के थ्रू क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। वडोदरा सिटी इन गुजरात इज सप्लाइड नेचुरल गैस थ्रू नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन, तो हमारे गुजरात के अंदर वडोदरा सिटी है जहाँ पर नेचुरल गैस पाइपलाइन के थ्रू क्या की है, सप्लाई कर रखी है। इट इज़ ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू 55 किलो जूल पर ग्राम, 1 ग्राम से हम किसी 55 किलो जूल एनर्जी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं किससे भाई, सीएनजी से। इन इंडियन सिनेरियो इन इंडिया देयर आर वास्ट रिजर्वायर, बहुत बड़ी बड़ी रिजर्वायर है नेचुरल गैस की, एस्टिमेटेड ओवर 100 बिलियन क्यूबिक मीटर तक। देयरफॉर इट इज नेचुरल गैस अ बेटर सब्स्टिट्यूट, बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट है किससे भाई, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट से कम इसका क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, ठीक है। इसलिए बहुत अच्छी है, और उतनी ही एनर्जी यहाँ से रिलीज हो सकती है, उतनी एनर्जी यहाँ से कंज्यूम कर सकते हैं। द फील्ड ऑफ नेचुरल गैस आर फाउंड इन त्रिपुरा के अंदर, पाटना, जैसलमेर के अंदर, ऑफशोर सी और बॉम्बे के अंदर, एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा के आसपास मिलता है।
नाउ नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, आज की वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया सोर्सेज ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। तो